अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज हमने प्यूरिन डिग्रेडेशन की बात करनी है। प्यूरिन डिग्रेडेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो प्यूरिन्स आपकी आती हैं, अगर आप डाइटरी सोर्स से हासिल करना चाह रहे हो प्रोटीन, ये जो प्यूरिन्स, तो क्या होता है, सबसे पहले आपने डीएनए आरएनए किसी स्पेसिफिक फूड के ज़रिए आपकी बॉडी में गया है, ठीक है। वो फिर आगे जाके आपके स्टमक के अंदर जो होती है, लो पीएच होती है, वो क्या करती है, इसको डीनेचर कर देती है डीएनए आरएनए को। अब ये जो डीनेचर न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, इनके ऊपर पैंक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लियेजेस होते हैं, ठीक है। वो एक्ट करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर देन फॉस्फोडाइस्टेरेजेस एक्ट करते हैं, जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर फिर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स बन जाते हैं ना हमारे, ये आगे जाते हैं इनटू योर प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे के अंदर, ठीक है। ये प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे में क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेंगे और इसके ऊपर इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू पिरिमिडीन बेसिस, प्यूरिन बेसिस, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सी राइबोस 1 फास्फेट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर इसने प्यूरिन बेसिस में कन्वर्ट किया तो प्यूरिन बेसिस आगे मल्टीपल स्टेप्स के ज़रिए यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगी और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है ना, जिसमें प्यूरिन बेसिस ने आगे कन्वर्ट होना है इनटू यूरिक एसिड, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट होना है, ठीक है। वो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले पिक्चर पे लेके जाऊंगी। यहाँ पे ये हमारा पूरा पाथवे है जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, सबसे पहले प्यूरिन डिग्रेडेशन में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन डिग्रेडेशन जो हो रही है वो हो कहाँ पे रही है। एक्चुअली हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ना, क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, क्योंकि पेंक्रियाज के जो पेंक्रियाज है ना, आपके पेंक्रियाज से न्यूक्लियेजेस रिलीज़ होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियेजेस। और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइडेजेस और ये चीज़ें जो यूज़ होनी है ना, ये एंजाइम जो आने हैं, ये आपके पास किधर से आने हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आने हैं, ठीक है, जिन्होंने इनको हाइड्रोलाइज करना है। इसलिए ज़रूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये डिग्रेडेशन हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो डिग्रेड होकर न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। ऊपर ही मैंने स्टेप में आपको बता दिया कि इन्होंने कैसे न्यूक्लियोटाइड ने न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडेजेस एंजाइम होते हैं जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने आगे क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, वो आगे शुगर्स और फ्री बेसिस में कन्वर्ट होंगे और देन यूरिक एसिड इनका एंड प्रोडक्ट बनता है प्यूरिन डिग्रेडेशन का, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिग्रेडेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करने हैं, वो थोड़ी सी ज़ुबानी कलामी बातें हैं। उसमें ये है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो मैंने पीछे आपको बता दिया हुआ है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमने सबसे पहले क्या हुआ, डाइटरी आरएनए वगैरह वाले कोई बच्चे सारी बातें मैंने आपको बता दी हुई हैं। आई थिंक सो इसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने डिग्रेडेशन का पूरा डायग्राम पढ़ी, उसमें सारा कुछ यही बताया हुआ ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, ये सारी बातें बताई हुई उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हमने ये न्यूक्लियोसाइड्स बना लिया है, न्यूक्लियोसाइड से आगे ये काम कर लिया है, तो आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, वो बात हम करने जा रहे हैं। यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे करनी है हमने, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि ये AMP है, ठीक है, और ये आपका एडिनोसिन है। एडिनोसिन इज़ योर बेस, ठीक है, और AMP इज़ योर जिसे कहते हैं कि इसकी फॉर्म है, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, ठीक है। अब सबसे पहले AMP जो है ना, AMP को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू यूरिक एसिड, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये वाला काम होता है, न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसमें से फॉस्फेट निकाल देता है और बेस को फ्री कर देता है। ये देखो, अब फ्री बेस है एडिनोसिन। अब इसके ऊपर क्या होना है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम एक्ट करना है, ठीक है, जिसमें से इसमें से अमोनिया को निकाल देना है, ठीक है। अमोनिया निकाल के इसने क्या बना देना है, इनोसिन, ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो गया कि हम इस पाथवे को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पाथवे क्या होता है कि हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू IMP में। अब इस कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, AMP डीएमिनेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। ये एंजाइम भी क्या करता है, इसमें से अमोनिया निकाल देता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एट द एंड इस इनोसिन मोनोफॉस्फेट को भी न्यूक्लियोटाइडेज की वजह से दे के कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू इनोसिन, ठीक है। मतलब कि हमने एंड प्रोडक्ट
इधर इनोसिन पे आना है, बेशक हम इस पाथवे से आएँ, बेशक हम इधर से होके आएँ, ठीक है। बनाना हमने पहले इनोसिन है, ठीक है, इन सबको कन्वर्ट करना है इनटू इनोसिन। अच्छा, उसके बाद जब इनोसिन बन गया है ना, तो क्या होता है, इनोसिन को पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइपोजेंथीन में, ठीक है। हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉस्फेट को डालते हैं और राइबोस 1 फॉस्फेट की फॉर्म में निकाल देते हैं। मतलब कि इस इनोसिन से एक राइबोस हमने निकाल दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है। उस एंजाइम ने इसको हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट कर देना है। अब हाइपोजेंथीन ने क्या करना है, इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करना है, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। उस एंजाइम ने क्या करना है, ऑक्सीजन वाटर को डालना है अंदर और H2O2 बना के निकाल देना है और उसको कन्वर्ट कर देना है इनटू जेंथीन में, ठीक है। जब हमारे पास जेंथीन बन गया तो अब हमने क्या करना है, एक एंजाइम अप्लाई करना है जिसको हम कहना है जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या कहते हैं, डेफिशिएंट है, ठीक है। वो एंजाइम डेफिशिएंसी है तो क्या होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास गाउट की बीमारी होती है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो इसकी अगर सिंथेसिस में मसला है तो ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो जेंथीन ऑक्सीडेज है ना, इसने क्या, इसका काम क्या है, इसने वही काम करना है, वाटर और ऑक्सीजन को लेना है और H2O2 बना के निकाल देना है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जो है ना जेंथीन में ऐड करके इसको यूरिक एसिड बना देना है, ठीक है। ये असल जो कल्प्रिट है, अगर सिंथेसिस में मसला आता है तो ये वाला मसला होता है जिसकी वजह से आपका गाउट होता है, ठीक है। उसके अलावा अंडर एक्सक्रीशन हो जाए तब भी गाउट हो सकता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आ जाए। ऊपर हमने एडिनिन की बात कर ली, अब हम ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट की बात करें। एडिनिन और ग्वानिन दो ही हमारे पास होते हैं ना, वो जिसको हम कहते हैं प्यूरीन्स, उनकी बात हम करें। क्या होता है कि इसके ऊपर पहले न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करना है, वैसे ही जैसे हमने पीछे बात की, न्यूक्लियोटाइडेज ने वही काम करना है। ये देखो वही फॉस्फेट निकला है और वाटर ऐड हुआ है। क्या होना है, इसने पहले ग्वानोसिन बनाना है। ग्वानोसिन के ऊपर फिर हमने प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक्ट कराना है, जो हमने यहाँ पे एक्ट कराया था, ठीक है, वही वाला एंजाइम। उस एंजाइम ने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है इनटू ग्वानिन में, ठीक है। ग्वानिन ने आगे ग्वानेज एंजाइम एक्ट करेगा, उनमें से NH3 निकल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसने जेंथीन में कन्वर्ट होना है और फिर वही जेंथीन आगे कन्वर्ट होता है इनटू यूरिक एसिड में, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है ये हमने पढ़ ली कि कन्वर्जन कैसे कैसे हो रही है, वो हमने चीज़ें देख ली। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी एंजाइम डेफिशिएंसीज कहाँ कहाँ पे होंगी, तो क्या क्या बीमारी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेज डेफिशिएंट होता है ना, तो उसकी वजह से भी गाउट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यूरिक एसिड बन गया हुआ है, ये एंजाइम ठीक है, तो क्या होता है, इसकी एक्सक्रीशन में मसला होता है, यूरिन में जो एक्सक्रीशन होती है ना उसमें मसला होता है। फॉर एग्जांपल लीश-नायान सिंड्रोम का मैंने आपको बताया, लीश-नायान सिंड्रोम में अंडर एक्सक्रीशन होती है, तो उसकी वजह से भी जो होता है ना वो गाउट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ों को। ये देखो यहाँ पे ना एक एंजाइम की ज़रूरत है, ये वाला, जिसने एडिनोसिन को कन्वर्ट करना था इनोसिन में, ठीक है। अब इस कन्वर्जन के अंदर हमारे पास एंजाइम चाहिए था एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, ये हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम कहते हैं इसकी वजह से ना एक और डिजीज़ होती है जिसको हम स्किड कहते हैं। स्किड क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी स्किड कहते हैं, जिसके अंदर टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, जो आपके इम्यूनिटी के सेल्स हैं ना, उनकी डिप्लीशन होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि जो है वहाँ प्यूरिन डिग्रेडेशन वगैरह वो सारा कुछ अफेक्ट हो जाती है, एडिनोसिन इनोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद अगर अनट्रीटेड रहे ना ये एडा डेफिशिएंसी, ट्रीट ना किया जाए, तो जिन बच्चों में हुआ होता है ना वो 2 साल की उम्र तक मर जाते हैं। ये ऑब्वियसली कंजेनिटल है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो जिन बच्चों में होगी ना तो वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे अगर इसको ट्रीट ना किया, ठीक हो गया। क्योंकि उनमें ये बी सेल वगैरह बनेगी नहीं और ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन, ज़रा सा इन्फेक्शन हुआ तो इतना ओवरवेलम कर जाएगा क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन की वजह से उस बच्चे की डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी, छोटी एज में। इसकी जो है वो ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, जीन थेरेपी हो सकती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है और BMT हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे गाउट की, ठीक है। गाउट जो है ना वो ऐसा है कि उसमें ना यूरिक एसिड का लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ करता है तो वो कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है बच्चों, एक तो सबसे पहले जॉइंट्स में डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर
उनका आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट में यूरिक एसिड की डेपोजिशन हो सकती है, उसको जॉइंट मूवमेंट में मसला होगा। उसके अलावा एक और बात है कि ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से स्पेसिफ़िकली आपके जो पाँव का थंब होता है ना, वहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो उसको हम टोफाई वगैरह भी कहते हैं। इसका स्पेसिफ़िक नाम है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी टोफाई का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉफ्ट टिश्यू हो गए, जॉइंट्स हो गए। उसके बाद इसकी वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड की कॉम्बिनेशन की वजह से स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और अगर यूरिक एसिड की अकामुलेशन हो रही है बच्चों, यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो 2 रीज़न्स हैं, ठीक है, 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न क्या हो सकती है कि इसके अंदर इसकी सिंथेसिस जो है ना, सॉरी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज में गाउट नहीं होता, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। या तो इसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से गाउट हो सकता है। उसके अलावा इसकी जो बाहर जो है ना, बाहर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन हम कहते हैं, एक्सक्रीशन कम हो रही है, ठीक है। 2 रीज़न्स है, सिंथेसिस ज़्यादा या एक्सक्रीशन कम। ये 2 बीमारी चीज़ें होती हैं जो हम एक गाउट के पेशेंट में देख सकते हैं। मोस्टली डिफेक्ट कहाँ आता है, अंडर एक्सक्रीशन का डिफेक्ट आता है, सिंथेसिस का डिफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। अब अगर हमने इस डिजीज़ को ट्रीट करना है, यूरिक एसिड फॉर्मेशन को रोकना पड़ेगा, तब हम इस ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया कि इसकी यहाँ पे जो है ना ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इनहिबिट करने के अंदर रोल प्ले करते हैं, जो है वो इनहिबिशन के अंदर हम करते हैं ये काम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है गाउट, ठीक है। गाउट की हम बात करें, इसमें क्या था कि हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट आर्थराइटिस जॉइंट की अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जो आर्थराइटिस हो जाता है ना जॉइंट्स में, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके अलावा हाइपरयूरिसीमिया की वजह से प्राइमरीली किसकी वजह से होता है, अंडर एक्सक्रीशन की वजह से, एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो रही, और ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हो जाता है, लेकिन वो लेस कॉमन होता है। और मोस्टली उन्होंने कहा कि इसमें इनबॉर्न एरर होते हैं मेटाबॉलिज्म के, जिसमें इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ प्योरीन, जैसे लीश-नायान सिंड्रोम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्योरीन्स बन रही हैं, प्योरीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनबॉर्न एरर होता है इसके मेटाबॉलिज्म का, तो इतनी बॉडी कन्वर्ट करती जाती है, उतना ही यूरिक एसिड बनता जाता है और हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में अगर डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से जो है ना वो टोफाई बनते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली आपके जो थंब में डिपॉजिट होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किडनी में डिपॉजिट हो सकता है, किडनी में डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनेंगे, जिसको हम यूरोलिथिएसिस कहते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसके अंदर एलोप्यूरिनोल देते हैं। एलोप्यूरिनोल ने क्या करना है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करना है। ये देखो ये वाला एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अकोमुलेशन नहीं हो पाएगी, जो है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़ैंथीन और हाइपोजेंथीन दोनों चीज़ें अकोमुलेट करनी शुरू कर जाएंगी और ये यूरिक एसिड की निस्बत सॉल्युबल हैं और यूरिन में ऐसे एक्सक्रीट हो जाएंगी, ठीक है। ये काम हम करते हैं। एलोप्यूरिनोल देने का मकसद ये होता है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है ना ये इनहिबिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस कर लें। एक और डिजीज़ है हमारी जिसको हम डिस्कस करेंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, लेस फेयर होता है दैन आपके एडा डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, टी सेल्स अफेक्ट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट स्पेसिफिकली। उसके बाद ये जो ये एंजाइम है ना पीएनपी, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होता है। ये वाला एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आप इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी बातें हैं जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ठहरो, यहाँ पे ये देखो, ये गाउट का ही बताया हुआ है, गाउट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ये थोड़ी सी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। गाउट क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हमने डिस्कस कर दिया हुआ है। उसके अलावा इसको मैंने बताया कि इसका लेवल ब्लड में भी राइज़ कर सकता है और यूरिन में भी राइज़ कर सकता है, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया भी हो सकता है, ठीक है, और यूरिन में अगर अकोमोडेट करेगा तो वहाँ पर स्टोन्स बनाने की कोशिश करेगा, इन द यूरेटर, इन द किडनी, इन द ब्लैडर, वहाँ कहीं भी बनाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा ओवर प्रोडक्शन होती है या अंडर एक्सक्रीशन होती है। मोस्टली कॉज क्या थी, अंडर एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, नाम याद कर लेना, ठीक है। मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल कहाँ डिपॉजिट होते हैं, जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं जॉइंट्स की, जिसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस करा सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होंगे तो ट्रोफाई बनाएंगे और क्रॉनिक ट्रोफिशियस गाउट कहते हैं उसके हम। उसके बाद किडनी की भी हमने बात कर ली। उसके बाद डेफिनेटिव डायग्नोसिस करना है ना, तो हम क्या करते हैं, बंदे का
उसके अंदर एस्पिरेशन चाहिए होती है। उसके अलावा हम साइनोवियल फ्लूइड की एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। जिस जॉइंट के अंदर डेपोजिशन है ना, उस जॉइंट का हम फ्लूइड लेते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, वहाँ पे हम चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि लाइट माइक्रोस्कोपी हम इसको कर सकते हैं। जो इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें पता चल जाएगा कि नीडल शेप क्रिस्टल्स बने होंगे आपके जॉइंट्स में, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पहले अंडर एक्सक्रीशन की बात करनी है, दैन ओवर प्रोडक्शन की बात करनी है। उन्होंने कहा 90% से ज़्यादा इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, हाइपरयूरिसीमिया जिनमें होता है उनमें अंडर एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली ये प्राइमरी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड रीज़न, स्पेसिफिकली जो इसके रीज़न हो सकती हैं वो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, सेकेंडरी ये हो सकता है कि किडनी की कोई डिजीज़ है, किडनी इसको प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिडोसिस है, लैक्टेट इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रीनल जो है ना यूरेट रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की कॉम्बुलेशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही प्रॉपरली, ठीक है। ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी की बात कर ली, वो जो इस मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट की वजह से हो रही है। सेकेंडरी की बात कर ली कि वो रीअब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा कि थायराइड डायूरेटिक्स की वजह से भी उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, एक्सपोजर टू लेड, ठीक है। उसकी वजह से जो गाउट होता है उसको हम कहते हैं सेटरनीन गाउट कहते हैं उसको। उसके बाद आता है यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है, ये लेस कॉमन कॉज होती है। इसमें क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। ये एक्स लिंक्ड PRPP सिंथेटेज का जीन होता है, और उसमें म्यूटेशन आ जाती है, और जब वो म्यूटेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ना ओवर प्रोडक्शन होती है आपकी PRPP की, और PRPP ज़्यादा बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी है ना, तो प्यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो आगे यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएगी, ठीक है। ये वो वाली बात आ गई। लीश-नायान सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई सच खास बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है, इसके ट्रीटमेंट की बात करनी है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, हमने सबसे पहले अगर किसी को गाउट हुआ है तो उसके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हुए हुए आपके यूरेट क्रिस्टल्स, तो सबसे पहले हम उसको इन्फ्लेमेशन भी तो हुई होगी ना। तो सबसे पहले किसी भी मरीज़ को ट्रीट करना है ना किसी के, तो सबसे पहले उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करना होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देंगे, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हम कॉल्चिसिन दे सकते हैं। उसके बाद स्टीरॉयडल ड्रग्स होती है, प्रेडनिसोन, आपके एनसेड्स ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एंडोमेथासिन वगैरह, वो हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं। और कॉल्चिसिन का इन्होंने स्पेसिफिकली मैकेनिज्म बताया हुआ है। ये एक्चुअली आपके थर्ड ईयर का पार्ट होता है। कोल्चिसिन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। एंटी कैंसर ड्रग में हम इसकी बात करते हैं, सॉरी एंटी कैंसर कहती है, ये जो हम जो है ना एनसेड्स वाला टॉपिक है उसमें हम जिक्र करते हैं कोल्चिसिन वगैरह का, कि वो गाउट की ट्रीटमेंट के अंदर हम कोल्चिसिन देते हैं, ठीक है। इसने क्या करना है, माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देना है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल की मूवमेंट्स प्रिवेंट हो जाती है अफेक्टेड एरिया की तरफ, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कम करने का तरीका है हमारे पास। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमें सैचुरेशन पॉइंट से लो रखना होता है यूरिक एसिड का लेवल। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ताकि ना मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल बने, ना उनकी डेपोजिशन हो। उसमें क्या होता है, यूरिकोसूरिक एजेंट्स जो है ना वो हम देते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोबेनासिड्स आते हैं, ठीक है, और सल्फिन पायराजोन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम दे सकते हैं। वो क्या ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इन्होंने एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करना है। अगर बढ़ गया है ना तो उसने एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करा देना है, ठीक है। उसके अलावा एलोपिरिनॉल होती है। एलोपिरिनॉल जो होती है ना वो उसका स्ट्रक्चर हाइपोजेंथीन से मिलता जुलता होता है। उसने क्या करना है, सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। जस्ट यहाँ तक आपने करना है, और फर्दर इसकी डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं। ट्रीटमेंट पूछे तो ये बातें इनफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडा डेफिशिएंसी, वहाँ से कर लो, वैसे इनफ है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। एडा डेफिशिएंसी में क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ना एडा, ये एक्चुअली वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ में एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर मोस्टली आपके लिम्फोसाइट्स में होता है हाई एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी। उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स है ना, उनमें इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि एडिनोसिन अकोमोडेट कर जाएगा, ठीक है। अब वो आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अपनी काइंड जो है ना वो
क्या कहते हैं, जो फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, वो नहीं हो पाएगा। जब वो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज पीछे से वो भी इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो डीऑक्सी राइबोज कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जब वो नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, सेल डीएनए नहीं बना सकता और डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अब जिन जिन सेल्स के अंदर इनकी कॉम्बिनेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि डीएनए नहीं बन पाएगा। ठीक है, ना वो डिवाइड हो पाएगा, तो उन सेल्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, वो सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि अपॉप्टोसिस होनी शुरू हो जाएगी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, उनका डेवलपमेंटल अरेस्ट हो गया ना, उनका डीएनए नहीं बन रहा, तो ये हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि स्किड होती है, ये देखो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाते हैं आपके टी सेल, वी सेल, नेचुरल किलर सेल सारे कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने कहा 14% केसेस जो आते हैं ना आपके पास किड के, उनमें बेसिकली यही डिजीज़ होती है। अब ट्रीटमेंट अगर हमने करना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, बीएमटी लिखा हुआ था ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट था। उसके बाद एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और विदाउट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। जस्ट यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।